हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि कल का सेशन हमारा थोड़ा डिले हो गया था। रीज़न ये है कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए हम वो सेशन लेके आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाए थे हम। तो आज ये सेशन फिर से अपने सही समय पर बिल्कुल सुबह 7 बजे उपलब्ध है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपने पूरे 1 वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं हमारे साथ। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसे फटाफट से शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्त भी जो करंट अफेयर्स पिछले 1 वर्ष में उन्होंने पढ़ा है उसे अच्छे से हमारे साथ रिवाइज कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को, जिसमें हम 431 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले सेशन में हमने 430 नंबर तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस सेशन को जाकर नहीं देखा है तो जरूर देख लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 431। रोम संविधि में शामिल होने वाला 125वां राष्ट्र कौन बना है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी यूक्रेन और ऑप्शन डी रूस। क्या हो जाएगा आंसर? अगर आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा है तो वीडियो को पहले पॉज करेंगे, अपना आंसर खुद देंगे, फिर हमारे आंसर से मिलाएंगे कि आपका सही हो रहा है या नहीं। 125वां राष्ट्र रोम संविधि में शामिल होने वाला बन गया है यूक्रेन, ऑप्शन सी। ध्यान रखेंगे, इस संविधि में भारत शामिल नहीं हुआ है। रोम संविधि कब लाई गई थी या कब हस्ताक्षर किया गया था इस पर, या कब अपनाया गया था? तो 1998 में। आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय उसकी स्थापना की गई थी इस संविधि के द्वारा। और याद रखेंगे कि भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता या पक्षकार देश नहीं है ना। और नवीनतम सदस्य यूक्रेन, ध्यान रखना है। मुख्यालय कहां पर हो जाएगा इसका? हेग, नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 432। E3 समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी ब्राजील। तो E3 समूह में ब्राजील शामिल नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। E3 समूह, इसका गठन वर्ष 2003 में किया गया था। और ये समूह काम क्या करता है? तो ईरान में परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो शोध कार्य चल रहे हैं उस पर निगरानी रखता है कि कहीं ईरान परमाणु हथियार तो डेवलप नहीं कर रहा है। और अभी आपको पता है कि ईरान पर यूएसए और इजराइल के द्वारा हमला किया गया था, उसके परमाणु हथियार बनाने के को लेकर के। तो इस कारण से E3 समूह जो है वो चर्चा में है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका के द्वारा कौन सा ऑपरेशन के थ्रू हमला किया गया था ईरान पर? तो उस ऑपरेशन का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 433 है हमारे सामने। ग्लोबल पीस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्लोबल पीस इंडेक्स, अब वो कथन कौन कौन सा है आइए देखते हैं। पहला कथन है कि इसके द्वारा दुनिया में शांति का आकलन 23 संकेतकों के माध्यम से किया जाता है। दूसरा, इसमें कुल 163 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें स्वीडन प्रथम स्थान पर है। तीसरा, इसके अनुसार दक्षिण एशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अशांत क्षेत्र रहा है। और चौथा, इस इंडेक्स में अफगानिस्तान को सबसे कम शांतिपूर्ण देश माना गया है। तो इनमें से कितने कथन सत्य हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा इंडेक्स? ग्लोबल पीस इंडेक्स से संबंधित है ये सवाल। तो इन कथनों में कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल तीन और ऑप्शन डी सभी चार। क्या हो जाएगा आंसर? आइए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं अच्छे से, फिर हम देखेंगे कि आंसर क्या होता है। तो सबसे पहले, दुनिया में शांति का आकलन किया जाता है इस इंडेक्स के माध्यम से। टोटल 3 पिलर हैं और 3 पिलर में 23 इंडिकेटर हैं, जिसके माध्यम से ये तय किया जाता है कि किसी देश या किसी क्षेत्र में शांति कितनी है। ठीक है, दूसरा जो कथन है, 163 देश तो शामिल हैं इस इंडेक्स में, पर उसमें स्वीडन प्रथम स्थान पर नहीं है। प्रथम स्थान पर कौन है? आइसलैंड। देखिए,
आप ऐसे याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा शांत कौन रहेगा, जो सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा कूल रहेगा वो शांत रहेगा, और सबसे ज्यादा कूल कौन है, आइस है। तो आइसलैंड सबसे शांत क्षेत्र है, सबसे शांत देश है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखेंगे, स्वीडन नहीं है। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो गया। तीसरा, इसमें जो कहा गया है कि दक्षिण एशिया दुनिया का दूसरा सबसे अशांत क्षेत्र है, बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है, इस इंडेक्स में ऐसी बात कही गई है। लेकिन चौथा जो कथन है कि अफगानिस्तान सबसे कम शांतिपूर्ण देश है, नहीं, इस इंडेक्स में सबसे कम शांतिपूर्ण देश रूस को बताया गया है ना। तो दूसरा और चौथा कथन क्यों गलत है वो आपके साथ हमने डिस्कस किया है। आप इसका नोट्स बनाते हुए चलेंगे, या फिर अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, और वहां पर ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कितने कथन सत्य हैं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य हैं और 2 कथन असत्य हैं। असत्य कौन कौन है हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 434 है हमारे सामने। लाल सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। दूसरा कथन है, यह बाब अल मंडेब के माध्यम से अदन की खाड़ी और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तीसरा, कुल 7 देश लाल सागर की तट से सीमा साझा करते हैं। और चौथा, यह एक स्थल रुद्ध सागर है तथा नदियों के माध्यम से इसमें जल नहीं पहुंचता है। इनमें से कितने कथन असत्य हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी सभी 4। क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर को देखने से पहले हम डिस्कस करते हैं, हर एक कथन को देखेंगे, उसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो पहला जो कथन है यहां दिया हुआ कि हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये बिल्कुल लोकेशन आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है इस तरीके का प्रश्न। तो लाल सागर हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, पहला कथन गलत है, सॉरी सही है। दूसरा, बाब अल मंडेब के माध्यम से अदन की खाड़ी से यह जुड़ता है और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, ये कथन भी बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरे में कह रहा है कुल 7 देश हैं जो लाल सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं, तो यहीं पर यह कथन गलत हो जाता है। 7 देश नहीं बल्कि 8 देश ऐसे हैं जो लाल सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है? तो देखिए, मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती है, और एक हो जाएगा आपका सऊदी अरब, फिर एक यमन और जॉर्डन, और एक है इजराइल। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देश ऐसे हैं जो लाल सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो तीसरा कथन हमारा गलत हो गया। चौथा है कि यह एक स्थल रुद्ध सागर है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है तथा नदियों के माध्यम से इसमें जल नहीं पहुंचता है। तो देखिए, जो सेकेंड इसका पार्ट है कि नदियों के माध्यम से जल इसमें नहीं पहुंचता है, ये तो सही है, पर ये लैंड लॉक्ड नहीं है। लैंड लॉक्ड होने का क्या मतलब है कि उसके अगल बगल में कोई भी वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है, वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी कौन है? ये सभी क्या है? वाटर बॉडी ही है ना। तो इसलिए चौथा कथन भी गलत हो जाएगा, और आपसे पूछा जा रहा है कितने कथन असत्य हैं, तो असत्य कथन हो गया केवल 2। तीसरा और चौथा नंबर का जो स्टेटमेंट है ये गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। बहुत फोकस करके आपको ऐसे सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, ताकि एग्जाम में अगर इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो वो गलत ना हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 435। प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित न्यू कैलेडोनिया निम्नलिखित में से किस देश के स्वामित्व में है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, और ऑप्शन डी जापान। तो न्यू कैलेडोनिया जो है ये फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में है, और फ्रांस इसे अधिक स्वायत्ता देने का प्रयास कर रहा है, इसलिए ये न्यूज में है। तो हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या आप बता सकते हैं कि चागोस द्वीप कहां पर स्थित है और ये किसके स्वामित्व में है? ये बहुत न्यूज में रहा था, है ना।
तो ये कहाँ पर स्थित है और किसके स्वामित्व में है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 436 है। खबरों में देखा गया M23 क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए एक ड्रोन, ऑप्शन बी एक मिसाइल, ऑप्शन सी एक खरपतवार और ऑप्शन डी एक विद्रोही समूह। तो M23 जो है ये कांगो गणराज्य से संबंधित है और वहां का एक विद्रोही समूह है। 2012 में इसका गठन किया गया था। तो गठन वठन तो नहीं पूछेगा, ऐसा आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि एक टर्म अभी न्यूज में देखा गया है M23, वो क्या है? तो वो एक रिबेलियन का ग्रुप है। कहां से संबंधित? कांगो से संबंधित, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर करेंगे और आपके जो भी दोस्त यूपीएससी या फिर पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी माध्यम से, उनके साथ इसे जरूर शेयर कर देंगे, क्योंकि अपने इस सेशन के माध्यम से पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन आपको कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 437। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केंद्रीय बजट 2025-26 में इस योजना की घोषणा अगले 6 वर्षों के लिए की गई है। दूसरा, इस योजना की शुरुआत आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर कृषि से संबंधित क्षेत्रों के लिए की गई है। और तीसरा, इसके तहत पूरे देश से 115 जिलों का चयन किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आइए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तब तक अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते हुए चलेंगे या फिर खुद अपना सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025-26 के बजट में इसकी शुरुआत की गई है अगले 6 वर्षों के लिए, बिल्कुल सही। दूसरा, इस योजना की शुरुआत आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर की गई है, यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तीसरा, कि पूरे देश से इसमें 115 जिलों का चयन किया जाएगा, नहीं, ये गलत है। 100 जिलों का चयन किया जाएगा, है ना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम देख के 115 सही नहीं मान लेना है ना। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत पूरे देश से 100 जिलों का चयन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा कथन गलत है? तीसरा। आंसर आपका क्या होना चाहिए सही वाला? केवल 1 और 2, सॉरी ए नहीं बी होगा आंसर। ठीक है, 1 और 2, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 438 है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कुल कितनी महिला कृषि उत्पादक समूहों को प्रशिक्षण एवं ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 7500 और ऑप्शन डी 10,000। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,000 महिला कृषि उत्पादक समूहों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 439 है हमारे सामने। AI फॉर इंडिया 2030 पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। पीसीएस एग्जाम में खास करके बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से एआई से संबंधित चीजें न्यूज में रहती हैं, तो हो सकता है कि एआई फॉर इंडिया 2030 पहल से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ ले। किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ऑप्शन डी नीति आयोग। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा ऑप्शन सी। इस मंत्रालय से संबंधित मंत्री कौन है? क्या इनका नाम आपको पता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 440 है ना, 440 440। देखिए, ये प्रश्न आपको करंट देने वाला प्रश्न, झटका देने वाला प्रश्न है। आरबीआई द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2004-5, ऑप्शन बी 2011-12, ऑप्शन सी 2021-22 और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्या आपको पता है
वित्तीय समावेशन सूचकांक का आधार वर्ष क्या रखा गया है? सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि वित्तीय समावेशन सूचकांक आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है ना? और इसका कोई भी आधार वर्ष नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ध्यान रखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आधार वर्ष से पूछा तो कोई ना कोई आधार वर्ष होगा ही। यही ध्यान रखना है आपको, वित्तीय समावेशन सूचकांक का कोई भी आधार वर्ष नहीं रखा गया है ना? चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए। मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज आपके लिए शुरू किया जा रहा है। बहुत जल्द हमारे चैनल पर ये आपको उपलब्ध होने लग जाएगा। और ये जो हिस्ट्री का सेशन होने वाला है, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा नहीं कि आप किसी एक स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और उसी के पीसीएस से संबंधित होगा या उसी के पीसीएस के लिए ये काम करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रत्येक स्टेट के पीसीएस में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ हमारे इस सेशन को जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी हमसे जुड़ करके इस सेशन का लाभ ले सकें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 441 है हमारे सामने। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। और दूसरा, वर्ष 2030 तक भारत के जीडीपी में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान लगभग 20% का हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामले में भारत दूसरे स्थान पर नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर है। पहले में कौन होगा? यूएसए, दूसरे में होगा चीन और तीसरे पे है भारत। तो इस क्रम को याद रखना है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो यहां पर है वो बिल्कुल सही है। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था में डिजिटल इकोनॉमी का योगदान जो है वो 20% तक हो जाएगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन बी, केवल दो कथन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 442 है हमारे सामने। ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट क्या दर्शाती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, एआई उपयोग में वृद्धि, ऑप्शन बी, वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि कमी, ऑप्शन सी, डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन, और ऑप्शन डी, वन आवरण में वृद्धि। तो ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट क्या दर्शाती है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन को दर्शाती है ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट। ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है प्रत्येक 3 वर्ष पर। 2011 से इसे जारी किया जा रहा है और प्रत्येक 3 वर्ष पर जारी किया जाता है। और ये रिपोर्ट डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन में कितनी वृद्धि हो रही है वो दर्शाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 443 है हमारे सामने। क्रॉपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह कृषि फसल उत्पादन में विविधता को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल नवाचार के उपयोग से संबंधित पहल है। और दूसरा, इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो क्रॉपिक जो है ये डिजिटल नवाचार तो है पर कृषि फसल उत्पादन में विविधता के लिए नहीं बल्कि किसान जो फसल लगाए हैं उसकी निगरानी और उनके उस फसल लगाने से उन्हें कोई वित्तीय हानि ना हो, उन्हें वित्तीय लाभ हो, उसकी निगरानी करने के लिए क्रॉपिक नाम का पहल शुरू किया गया है। ठीक है, किससे संबंधित है? कृषि मंत्रालय से संबंधित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसे शुरू किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो पहला कथन जो है वो सही नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे, या फिर आपको कुछ और इसमें मन हो कि कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए रिवीजन के लिए करंट अफेयर्स से संबंधित, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 444।
एग्रीकल्चर आउटलुक 2025 से 34 निम्नलिखित में से किन संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है? तो इसका आंसर देखिए, याद रखिए, इसमें बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएन का एफएओ और ओईसीडी, ये दो संस्था मिलकर के एग्रीकल्चर आउटलुक 2025 से 34 तक का ये रिपोर्ट जारी किए हैं। इसे याद रखना है, यहां से प्रश्न हो सकता है कि आपसे पीसीएस वगैरह में पूछा जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 445, जैव ईंधन के उत्पादन में शीर्ष देश के युग्म की पहचान करें। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन को पढ़ेंगे। थोड़ा मैं पॉज ले रहा हूं, फिर मैं सीधे आंसर पे बात करूंगा क्योंकि गले में थोड़ी प्रॉब्लम है मेरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए, ब्राजील और भारत। यूएसए नंबर 1 पे है, ब्राजील नंबर 2 पे है और जो भारत है ये नंबर 3 पे है जैव ईंधन के उत्पादन के मामले में। इससे पहले के प्रीवियस सेशन में हमने आपको बहुत सारा ऐसा फैक्ट बताया है जो कि जैव ईंधन से संबंधित है या फिर अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित है, तो उसे जाके आप जरूर देखेंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 446 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से देश की पहली खदान कहाँ स्थित है जहां से वाणिज्यिक स्तर पर यूरेनियम का खनन किया जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मयूरहंज, ऑप्शन बी जादूगोड़ा, ऑप्शन सी लांबापुर पेटागुट्टू और ऑप्शन डी बगजाता। तो जहां से वाणिज्यिक स्तर पर यूरेनियम का खनन किया जा रहा है, ऐसा देश में पहली खदान जो है वो स्थित है जादूगोड़ा में। और जादूगोड़ा कहां पर है? झारखंड में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 447, एक तरफ यूरेनियम का भंडार और दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया हुआ है, मिलाना है कौन सा कहां पर स्थित है? तो देखिए, पहले में जो महादेव है ये देख क नहीं होगा, ये व होगा ना। तो महादेव बेसिन, ये हम मिलाते हुए चलते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। महादेव बेसिन ये स्थित है मेघालय में, भीमा बेसिन ये स्थित है कर्नाटक में, नॉर्थ कडप्पा बेसिन ये स्थित है तेलंगाना में और साउथ कडप्पा बेसिन ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। इन सभी क्षेत्रों का नाम याद रखेंगे। यहां पर क्या पाया जा रहा है? यूरेनियम पाया जा रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 448 है हमारे सामने। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्राथमिक स्रोत है जिसका सर्वाधिक भंडार ओडिशा में मौजूद है। और दूसरा, बॉक्साइट भंडार के मामले में क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ एवं झारखंड है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्राथमिक स्रोत बिल्कुल, और इसका सर्वाधिक भंडार ओडिशा में, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बॉक्साइट के मामले में दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ का स्थान नहीं आता है, दूसरे नंबर पर आता है गुजरात और तीसरे नंबर पर फिर स्थान आता है झारखंड का। इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, है ना। केवल यहां पर पहला स्टेटमेंट सही है। क्या हो जाएगा सही? केवल एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 449 को देखते हैं। विश्व में तांबा का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पेरू और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो तांबा का सर्वाधिक भंडार जो है ये स्थित है चिली में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। कितना? 28% भंडार पूरे विश्व का मौजूद है चिली में अकेले। दूसरे नंबर पे स्थान आता है पेरू का और तीसरे नंबर पे स्थान आता है ऑस्ट्रेलिया का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 450, ऑपरेशन महादेव। आंसर सीधा देखते हुए चलिए। ऑपरेशन महादेव संबंधित है आतंकवाद विरोधी मिशन से, जो कि चलाया गया था जम्मू कश्मीर में, है ना। क्वेश्चन नंबर 451, ऑपरेशन मेडमैक्स, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। ये जो मादक पदार्थ होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, उसकी अवैध तस्करी को रोकने से संबंधित है। इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ऑपरेशन मैड मैक्स चलाया जा रहा है। मैं सीधा आंसर बताते हुए चलता हूं क्योंकि आप मेरी समस्या को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 452, आईएनएस उदयगिरी, ये संबंधित है शिवालिक श्रेणी से। प्रोजेक्ट
71 ए के तहत इसे चलाया जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी, ये एक युद्धपोत है, पनडुब्बी युद्धपोत है। क्वेश्चन नंबर 453, प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, बिल्कुल सही। सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि 5 मैक से अधिक की गति पर ये चलती है, तो ये हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक नहीं है। और इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर के बीच है। तो कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 454, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये एक युद्ध अभ्यास है और ये भारत एवं सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 455, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिम्बेक्स नामक युद्धाभ्यास भारत एवं सिंगापुर के नौसेना द्वारा प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। तो सिम्बेक्स बिल्कुल भारत और नौसेना के बीच, भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ ये याद रखेंगे कि सिम्बेक्स की शुरुआत वर्ष 1994 से होती है और प्रारंभ में इसका नाम क्या होता है? लायन किंग अभ्यास। पीसीएस में इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 456, भारत एवं जापान के बीच आयोजित जामाटा युद्धाभ्यास में कौन सेना भाग लेती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए थल सेना, ऑप्शन बी जल सेना, ऑप्शन सी वायु सेना और ऑप्शन डी तट रक्षक बल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। कोस्ट गार्ड जो है वो जामाटा युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं। भारत और जापान के बीच इसका आयोजन किया जाता है। तो ये था हमारा आज का एक सेशन जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया गया है। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सीधा आंसर बताते हुए चल रहा हूं। अपना ध्यान रखें, पढ़ते हुए रहें और रिवाइज करें बहुत अच्छे से। अपने दोस्तों के साथ हमारे सेशन को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।